हेलो एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑन फोर व्हील्स यानी ज़िंदगी चार पहियों पे। तो भाई आज है 3 अक्टूबर 2025 और अगर मैं बात करूँ पिछले मंथ की सितंबर 2025 की, तो रिसेंट में एक ऐसी चीज़ हुई है जिसके बाद से लोग भाई बहुत ज़्यादा खुश है, जिसके बारे में बहुत सारे जो ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल्स है, बहुत सारे मीडिया हाउसेज है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो शायद से आप थंबनेल और टाइटल में देख के समझ गए होंगे। मैं जीएसटी के 2.0 के रिफॉर्म्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि भाई कैसे क्या टैक्सेस पहले लगते थे और अब क्या लगते हैं। वैसे लोग पता है इससे क्यों खुश है, क्योंकि इसकी वजह से क्या है कि जो पहले गाड़ियों के प्राइजेस थे उससे पहले से अब जो प्राइजेस है अब वो आपके कम हो चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं जो मेनली प्राइसेस इफेक्ट हुए हैं वो आपके एक्स शोरूम प्राइसेस इफेक्ट हुए हैं। गाड़ी खरीदते समय आप दो प्राइसेस पे करते हैं, एक तो आप एक्स शोरूम पे करते हो, दूसरा आप ऑन रोड प्राइस पे करते हो। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले भाई एक जगह ढूंढते जल्दी से जल्दी, क्योंकि भाई अभी आप टाइम देख सकते हो 6:06 हो रहे हैं और अक्टूबर के समय में थोड़ा ना अंधेरा सा जल्दी सा हो जाता है। उसकी वजह से मैं एक जगह जल्दी से जल्दी ढूंढ लेता है, एक शांत सी एकांत सी जगह, ताकि आपको और मेरे को कोई परेशान ना कर सके और इसके बारे में हम चैन से बात कर सके। तो भाई देखो मुझे एक इस सेंटर के पीछे जगह मिल चुकी है, तो भाई यहाँ पर हम लोग आराम से बात कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है भाई, तो मैं एक बार गाड़ी पार्क कर लेता हूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई अब बात कर लेते हैं एक्स शोरूम प्राइस के बारे में और ऑन रोड प्राइस के बारे में कि इन दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस मिल जाता है क्या नहीं मिलता, उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो एक्स शोरूम प्राइस आपकी गाड़ी का वो प्राइस होता है जिसमें गाड़ी की बेस प्राइस के ऊपर जितने भी टैक्सेस को मिला के जो आपका प्राइस बनता है उसको आप एक्स शोरूम प्राइस कहते हो। बेस प्राइस में बेसिकली गाड़ी को बनाने की जितनी लागत आती है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है और कंपनी के जो भी आपकी गाड़ी को बनाने में लागत वगैरह लगती है उस पर जितना भी टैक्स लगता है, जैसे कि आपका CGST, SGST, एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो भी पहले लगती थी उसको मिला के आपकी गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस बनता था। और ऑन रोड प्राइस वो प्राइस होता है जो कि आपकी गाड़ी का एक्स शोरूम प्लस रोड टैक्स वगैरह जो आप पे करते हो, फिर इंश्योरेंस वगैरह जो आप पे करते हो, उसको मिला के जो आपकी गाड़ी का प्राइस बनता है उसको आप ऑन रोड प्राइस कह सकते हो। तो ये आपका डिफरेंस होता है। जो आप गाड़ी खरीदते समय जो दो प्राइस पे करते हो उनके बीच में आपको ये डिफरेंस मिल जाता है। अब पहले क्या टैक्स लगते थे और अब क्या लगते हैं उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। किस कैटेगरी व्हीकल पे पहले कितने लगते थे और अब कितने लगते हैं उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, वैसे तो मेरा जो चैनल है गाड़ियों के रिलेटेड है, तो मैं गाड़ी वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा। मैं इस वीडियो में बाइक्स पे जितना पहले टैक्स लगता था और अब कितना लगता है वो भी इंक्लूड कर रहा हूँ, साथ ही साथ हैवी व्हीकल्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन उनका इतना मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई मुझे उनके बारे में इतना नहीं पता, तो उसकी वजह से मैं उन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखूँगा। गाड़ियों के बारे में चैनल है तो उनके बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगा। अब भाई बात कर लेते हैं सबसे पहले कि टू व्हीलर्स पे कितना पहले टैक्स लगता था और अब कितना लगता है, उन सब चीज़ों की बात करें। तो भाई टू व्हीलर्स पे टैक्सेस की बात करें तो मैं आपको बता दूं जो क्राइटेरिया टैक्सेस के टू व्हीलर्स पे लगाने के लिए जो रखा गया है वो है इनकी इंजन कैपेसिटी। अगर आपकी टू व्हीलर का जो इंजन साइज़ है 350 सीसी के बराबर या उससे नीचे, तो आपकी जो टू व्हीलर पे पहले टैक्स जो आपका GST 28% लगता था अब वो आपका 18% ही लगने वाला है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी सुपर बाइक परचेस कर रहे हो या कोई ऐसा टू व्हीलर परचेस कर रहे हो जिसका इंजन साइज़ 350 सीसी के ऊपर है, तो उस पर जो पहले टैक्स आपका पहले कितना लगता था वो मुझे इतना नहीं पता है। लेकिन अगर मैं आज की डेट के टैक्स की बात करूँ तो आपको 28% GST पे करना पड़ेगा, उसी के साथ साथ आपको 3% कंपनसेशन सेस भी आपको पे करना पड़ेगा। इन टोटल आपको 31% टैक्स, अब आपको कोई भी आप सुपर बाइक लोगे या कोई भी ऐसे टू व्हीलर जो कि आपकी 350 सीसी के ऊपर है, अब आपको इतना पे करना पड़ेगा। 350 सीसी के ऊपर जो पहले बाइक थे उन पर कितना टैक्स लगता था मुझे नहीं पता, लेकिन आज की डेट में जितना टैक्स लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भी बात करें हैवी व्हीकल्स के बारे में। अब हैवी व्हीकल बंदा वो लेता है जिसको उससे अर्न करना होता है, जैसे कि आपकी ट्रक्स हो गए, बसेज हो गए, छोटे हाथी हो गए, ये सब गाड़ियाँ आपकी हैवी व्हीकल में आती है। हालांकि मैं आपको बता दूँ हैवी व्हीकल में आपका जो छोटा हाथी होता है वो इसमें नहीं आता, वो LMV कैटेगरी में ही आता है, लेकिन फिर भी उस पर जो टैक्स रिडक्शन है मेरे हिसाब से सेम ही लगने वाला है। जो पहले GST आपका 28% लगता था तो अब वो जो आपका टैक्स है वो आपका 18% ही लगने वाला है। तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करने वाला हो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड है या मतलब ऐसे रिलेटेड जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के रिलेटेड बिजनेस है और आपको नए ट्रक्स वगैरह खरीदने हैं, तो आपकी जो एक्वायरिंग कॉस्ट है इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंस में आपको इफेक्ट आपको पड़ने वाला है। आपकी जो ट्रक की एक्वायरिंग कॉस्ट है वो आपको पहले से कम मिलने वाली है और अगर आपको कोई बिज़नेस खोलना है तो आपके लिए पहले से थोड़ा सा ज़्यादा आसान होने वाला है।
तो भाई बात करें गाड़ियों के बारे में, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में जाने वाला हूँ, क्योंकि भाई मेरा जो चैनल है गाड़ियों के रिलेटेड है, गाड़ियों के अराउंड ही मेरा कंटेंट बनता है, गाड़ियों के अराउंड ही मेरा रिवॉल्व करता है। तो उनके बारे में अब डिटेल में अच्छे से बात कर लेते हैं। तो जो गाड़ियों पर टैक्सेस लगते हैं वो अब मैं आपको बता दूँ, इनकी कैटेगरीज भी अलग अलग डिवाइड की गई है। जो क्राइटेरिया इस कैटेगरी में कौन सी गाड़ी किस कैटेगरी में आएगी, कौन से टैक्स वाले कैटेगरी में आएगी, उसका जो क्राइटेरिया रखा गया है, एक तो वो गाड़ी की लेंथ रखी गई है और दूसरी चीज़ इंजन साइज़ रखा गया है। अगर आपकी गाड़ी की जो लेंथ है वो आपकी अगर 4 मीटर के अंदर है, तो जो उस पर पहले जीएसटी लगता था जो 28% लगता था, वो अब आपका 18% लगने वाला है। उसके अलावा भाई अगर मैं इंजन साइज़ की बात करूँ तो इंजन साइज़ अगर आपका पेट्रोल इंजन का साइज़ 1200 सीसी के बराबर या उससे कम है और डीजल इंजन अगर आपका 1500 सीसी के बराबर या उससे कम है, तो वो गाड़ी भी इसी कैटेगरी में आनी चाहिए। शर्त ये है कि उसकी जो लेंथ है आपके 4 मीटर के अंदर आनी चाहिए। अब इस कैटेगरी में कौन कौन सी गाड़ियाँ आ जाती है, उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी सारी की सारी हैचबैक्स हो गई, आपकी एंट्री लेवल हैचबैक हो गई, मिड साइज हैचबैक हो गई, या आपकी जो प्रीमियम हैचबैक्स हो गई, वो सारी की सारी इसी कैटेगरी में आती है। जैसे कि आपकी अल्ट्राज हो गई, ऑल्टो हो गई, बलेनो हो गई, आपकी क्या कहते हैं ग्लांजा हो गई, ये सारी की सारी गाड़ियाँ इसी कैटेगरी में आती है। सब 4 मीटर सेडान्स आ जाती है, जैसे कि आपकी अमेज हो गई, डिज़ायर हो गई, माइक्रो एसयूवीज आ जाती है, एस्प्रेसो हो गई, आपकी एक्स्टर हो गई, आपकी काइगर वगैरह हो गई, वो सारी की सारी गाड़ियाँ इसी कैटेगरी में आती है। प्लस जो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज है, जैसे कि आपकी 3XO हो गई या आपकी वेन्यू वगैरह हो गई, वो भी इसी कैटेगरी में आने वाली है। क्योंकि जो उनकी लेंथ है आपको क्या कहते हैं 4 मीटर के अंदर मिल जाती है। और अगर आप डीजल इंजन देखो या पेट्रोल इंजन देखो, 1200 सीसी या 1500 सीसी से ऊपर वो आपको नहीं मिलने वाला, डीजल पेट्रोल अगर मैं रिस्पेक्टिवली बात करूँ। प्लस भाई अगर बड़ी गाड़ियों की बात करें जिनकी जो लेंथ है आपको 4 मीटर के ऊपर मिल जाती है और उनका इंजन साइज़ आपको पेट्रोल इंजन का 1200 सीसी से ऊपर है और डीजल इंजन का साइज़ आपको 1500 सीसी से ऊपर का मिल जाता है, तो उन गाड़ियों पर जो टैक्स पहले आपको 48% लगता था, इन टोटल में सेस वगैरह सारी की सारी चीज़ें मिला के आपको बता रहा हूँ, अब वो जो टैक्स है वो आपका 40% ही लगने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लग रहा है कि हाइब्रिड व्हीकल्स पे कोई वैसी छूट मिली है नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ हाइब्रिड व्हीकल्स पे वैसी कोई छूट नहीं है। जो अंडर द टैक्स रिजीम उनकी लेंथ के हिसाब से और इंजन कैपेसिटी के हिसाब से जो टैक्स लगते हैं, जो इन गाड़ियों पे लगते हैं, वही सेम टैक्सेस आपको उन गाड़ियों पे भी आपको मिलने वाले, उनके लिए कोई ऐसी अलग से छूट नहीं दी गई है। उसके अलावा भाई मैं आपको बताऊं, इससे जो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट है, जो व्हीकल की एक्विजिशन कॉस्ट है, जो आम आदमी पहले गाड़ी लेने का सोचता था, जो मिडिल क्लास आदमी पहले सोचता कि भाई गाड़ी लेनी है, तो उनके लिए अब थोड़ी सी ये चीज़ और आसान हो चुकी है। उसके अलावा भाई मैं आपको बता दूं, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट पे भी अब फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो पहले ऑटोमोटिव पार्ट्स पे, यानी कि जो पार्ट्स वगैरह जो आपकी गाड़ियों में यूज़ होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं, उन पर जो टैक्स पहले 28% लगता था, अब वो आपका 18% ही लगने वाला है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपकी गाड़ी के मेंटेनेंस कॉस्ट है कि भाई देखो गाड़ियाँ चलती है और चलेगी तो ख़राब हो गया, फिर उसके बाद कोई पार्ट वगैरह आपका रिप्लेस होता है, तो उसमें भी आपको अच्छी खासी आसानी आपको मिलने वाली है। तो ये एक चीज़ और अच्छी कर दी गवर्नमेंट ने कि भाई गाड़ी खरीदने के साथ साथ आपको गाड़ी मेंटेन करना भी थोड़ा सा और आसान कर दिया है। बस ये है कि रोड टैक्स वाली चीज़, अगर रोड टैक्स में भी थोड़ा रिडक्शन हो जाता है, एक सही चीज़ हो जाती। चलो रोड टैक्स में रिडक्शन नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन जो स्पेस टेक्नोलॉजी वाली रोड्स हैं जो कि हमें इतनी ख़राब मिलती है, वो इतना रोड टैक्स पे करने के बाद भी जब अच्छी नहीं मिलती तो भाई थोड़ा सा दुख होता है। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा उस पर और काम कर ले तो वो चीज़ थोड़ी सी और सही होगी। बाकी भाई मैं आपको बता दूँ, इसके ऊपर मैंने वैसे मैंने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई, जिसका अगर मैं डोमेन नेम की बात करूँ 4wheels4life.in है, जो कि भाई अभी प्रोग्रेस में उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह चल रही है। डिज़ाइनिंग शायद से 5th या 6th तक उसकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर डिटेल्ड आर्टिकल भी देने वाला हूँ, कि भाई वीडियो में सारी की सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। सारी की सारी चीज़ एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाता कि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, उसकी वजह से आप बोर हो जाते हो और मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता हूँ। उसकी वजह से मैंने वेबसाइट खोल दिया, जिसमें मैं वीडियोज़ के अलावा जितनी डिटेल आर्टिकल्स में दे सकता हूँ उतनी डिटेल मैं दे दूँगा। प्लस भाई क्या होता है, कुछ लोगों के पास वीडियो देखने का टाइम नहीं होता, तो भाई वो अपने हिसाब से आर्टिकल में वो पार्ट ढूंढ के पढ़ सकते हैं। और आर्टिकल का वाला भी जो पार्ट है मैंने अच्छे से ढूंढ वगैरह की है। इसके अलावा भाई मैं आपको बता दूं, मैं एक सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूं। उस सीरीज़ के अंडर क्या होगा, जैसे कि बाकी ऑटोमोबाइल चैनल्स ने बनाया, मैं भी वैसी एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं हर कंपनी में जाके जो भी कैटेगरीज़ की व्हीकल है, जैसे मैं मारुति में जाता हूँ, अब जो स्मॉल कार्स वाली कैटेगरी में है, उन गाड़ियों में पर वेरिएंट में कितना फ़र्क आया कितना नहीं आया, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। मैं पर गाड़ी कोशिश करूँगा, हो सकता है वो वीडियोस लंबी बनेगी, लेकिन भाई उसको आप बेयर कर लेना कि उसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी, उसकी वजह से हो सकता है वो वीडियोस थोड़ी लंबी पड़े। लार्ज कार्स की कैटेगरी में कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं, उन पर कितना फ़र्क आया कितना नहीं है, वो सारी की सारी सीरीज़ में बनाने वाला हूँ। लेकिन वो जो सीरीज़ है मैं आपको बता दूँ, ऐसे नहीं है कि 7 दिन है तो 7, जैसे सपोज करो 7 कंपनी है तो मैं 7 के 7 दिन लगातार डाल दी, वो मैं नहीं करूँगा कि भाई उससे आप बोर हो जाओगे। प्लस भी चैनल की वैरायटी में भी थोड़ा सा ऐसा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चैनल के कंटेंट में थोड़ी सी वैरायटी वगैरह रहनी चाहिए, उसकी वजह से ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लगातार भी डाल दूंगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप लगातार वाली चीज़ मत करना। मतलब मैं ऐसे करूँगा, ऐसे नहीं मैं बहुत दिन का गैप दे दूँगा।
सपोज करो आज मैंने एक वीडियो डाल दी, जैसे आज मैंने महिंद्रा की गाड़ियों के ऊपर डाल दी कि मतलब उनके टैक्स कट के बाद कौन सी गाड़ी पे कितना फ़र्क आया, किस वेरिएंट पे कितना फ़र्क आया, वो मैंने डाल दी। अगले दिन मैंने इसके सपोज करो पॉजिटिव नेगेटिव के डाल दी, फिर अगले दिन मैंने मारुति के डाल दी उसके, फिर उसके बाद मैंने किसी गाड़ी का वॉक अराउंड डाल दिया। मैं वैसे करूँगा, ज़्यादा दिन का गैप मैं नहीं दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लो। बाकी भाई मैं एथेनॉल वगैरह के ऊपर भी एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, साथ ही साथ मैं वेबसाइट पे भी एक आर्टिकल लिखूंगा। वेबसाइट का ऐसा है कि मतलब वो बेसिकली टेक्सुअल फॉर्म होगा वीडियो का। अब ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ कि भाई क्या होता है कभी कभी लोगों के पास टाइम नहीं हो पाता पूरी वीडियो देखने का, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। लेकिन आर्टिकल में क्या होता है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कोई पर्टिकुलर पार्ट पढ़ लो, आपको जो पढ़ना है, जो आपको जानना है वो आप पढ़ लो। उसकी वजह से मैंने अपनी वेबसाइट खोली है। तो वेबसाइट का जो नाम है वो fourwheelsforlife.in है। अभी तो भाई मैं मतलब सिंपल सी एक जैसे ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट होती है ना, मैं वैसी खुद की बना रहा हूँ। बाकी उसको और अच्छे से अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं चीज़ें सीखूंगा उसको अपडेट करता रहूँगा, उसमें और फीचर्स ऐड करता रहूँगा। तो जब वो वेबसाइट रेडी हो जाएगी तो वही मैं किसी शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बता दूंगा। बाकी भाई अगर जीएसटी कट्स के बारे में बात करो तो भाई जीएसटी कट्स मुझे पर्सनली ज़्यादा बहुत सही लगे। क्यों नहीं लगेंगे यार? एक चीज़ बताओ, पहले जो गाड़ी आपकी सपोज करो 2-3 लाख रुपए आपके पास कम पड़ रहे थे और आपको वो गाड़ी लेनी थी, अब वो 2-3 लाख रुपए का आपको फ़ायदा मिल गया और ऊपर से भी भाई चलो आपका बजट भी था, लेकिन फिर भी आपके तो पैसे बच रहे हैं ना। मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड वाली चीज़ है। तो भाई जो टैक्स अनाउंस किए हैं, जो रिलीफ मिडिल क्लास को या जो आम बंदा गाड़ी खरीदने की सोचता था, जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है भाई, मुझे बहुत सही चीज़ लगी। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो है भाई गाड़ी के जो ऑटोमोटिव पार्ट्स है उन पर जो टैक्स रिडक्शन किया ना, वो एक बहुत अच्छी चीज़ की है। वो क्यों है भाई? क्योंकि देखो एक कहावत है ना कि हाथी को खरीदना बहुत आसान है लेकिन उसको पालना मुश्किल है। तो हाथी को खरीदना भी आसान हो गया और थोड़ा सा पालना भी आसान हो गया। तो वो वाली चीज़ आप कह सकते हो कि भाई इंडिया की जो ऑटोमोटिव मार्केट है बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होती है, लोग अपनी गाड़ी अच्छे से मेंटेन कर पाए, तो उसकी वजह से भी जो ऑटोमोटिव पार्ट्स पे जो टैक्स रिडक्शन हुआ है ये एक अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है। बाकी भाई मिलते हैं अब किसी और वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए भाई एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी इनोवा क्रिस्टा का नाइट लुक किसका कैसा रहता है, लाइट्स वगैरह रिस्पॉन्स कैसा है, वो उसकी भी वीडियो मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो जब मैं वापस से डालना शुरू करूँगा, मैं कब से डालना शुरू करूँगा मुझे खुद नहीं पता है। और हाँ, वैसे कल था दशहरा और गांधी जयंती, तो सभी को उसकी शुभकामनाएं। मैंने एक और वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया, लेकिन हो सकता है वो वीडियो बहुत लेट डले, उसकी वजह से मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ हैप्पी दशहरा, हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी गांधी जयंती, जो भी और आगे आने वाले फेस्टिवल्स हैं उन सब के लिए आपको मेरी सारी की सारी विशेष है। उम्मीद करता हूँ ये जो दिवाली का सीज़न है या जो अक्टूबर का महीना है आप सबके लिए प्रॉस्पेरस रहे और हैप्पी वाली चीज़ रहे। बाकी भाई अगली वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।